तो फाइनली महुआ मोइत्रा को संसद से निकाल दिया गया। मोदी जी ने राहत की सांस ली होगी। अदानी को भी लगा होगा कि चलो 4-5 महीने खामोश रहेगी। लेकिन वो महुआ मोइत्रा है, धधकती हुई आग। संसद से बाहर निकलते ही ऐलान कर दिया, अगले 30 साल तक लड़ूंगी और भाजपा की चिता जलाकर ही शांत होंगी। I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. पीछे सोनिया गांधी खड़ी थीं, जैसे माँ खड़ी होती है अपनी बेटी के साथ। सारा विपक्ष खड़ा था, क्योंकि सब जानते हैं कि आज इसकी बारी है, कल हमारी बारी होगी। आप डर देखिए पूर्ण बहुमत वाली सरकार का। 400 पन्नों की रिपोर्ट पर 2 घंटे भी बहस नहीं करा पाई ठीक से। महुआ को बोलने के लिए 10 मिनट भी नहीं दिया गया। मनीष तिवारी बोले कि पहली बार किसी रिपोर्ट को पढ़े बिना बहस कर रहा हूं। वैसे अपने पैर पर खड़ी और अपने हक के लिए लड़ने वाली औरत से डर तो सबको लगता है। महुआ तो ऊंचे पद पर हैं, पैसा है, बंगाल में सत्ता है, उनकी आवाज़ दबाना मुश्किल है। लेकिन देश में हज़ारों ऐसी औरतें हैं जो अपने बोलने की कीमत रोज़ चुकाती हैं, कभी नौकरी खोकर, कभी जान देकर। आज के मेरे इस शो में TCH पर पहले कुछ ऐसी ही औरतों की कहानी और फिर विस्तार से बात महुआ मोइत्रा पर। बने रहिए साथ। आपको तो मुझ जैसी बोलती हुई औरत से परेशानी नहीं है ना? कानपुर के रहने वाले 50 साल के गया प्रसाद साहू की 3 बेटियां थीं। 22 साल की पूनम, 20 की ममता और 18 की अलका। 27 फरवरी 1988 को 1988 तीनों बहनों ने फांसी लगाकर हत्या कर ली। वजह क्या थी? दहेज के लालची दूल्हों और उनके परिवार वालों के सामने परेड कर करके आए दिन अपमानित होना और दहेज के जुगाड़ में लगे बाप की हालत देखकर दुखी रहना। आखिर तीनों ने फैसला किया कि खुद को और पिता को भी इस अपमान से मुक्त कर देते हैं, अपने बोझ से पिता को मुक्ति दे देते हैं। इन तीनों बहनों की तस्वीर देखकर दिल दहल उठता है। अजीब है कि समाज कानून से पीछे चलता है। ये घटना दहेज कानून के आने के बाद की है, सोचिए जरा। अजीब ये भी है कि लड़कियों की मौत के बाद गया प्रसाद ने इस क्रूर सिस्टम से सवाल नहीं किया, बल्कि उसे यही अपराध बोध रहा कि लड़कियों ने मुझ पर भरोसा नहीं रखा, मैं उनकी शादी नहीं करवा पाया। 1988 से 2023 आपको लगता है बहुत बदल गई होगी दुनिया? तो सुनिए, केरल से ताज़ा घटना। 15 एकड़ ज़मीन, 150 सोने के सिक्के और एक BMW कार, ये सब दहेज में मांगा एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से। और जब जवाब मिला कि इतना सब दहेज में देना पॉसिबल नहीं है, तो उसने शादी तोड़ दी। प्रेमी से इस हरकत की उम्मीद किसी प्रेमिका को हो सकती है क्या? अपने ही कलीग डॉक्टर से प्रेम करने और शादी करने का सपना संजोने वाली डॉक्टर शहाना का दिल टूट गया और उसने हत्या कर ली। मरते हुए नोट लिखा, सबको सिर्फ पैसा चाहिए। ये नोट बेहद गौर से पढ़िए, इसमें समाज का दोगला चेहरा छिपा है। बड़ी आसानी से लड़कियों पर कोई भी लेबल लगा दिया जाता है। सारे स्कैनर लड़कियों के लिए हैं। ये पिक मी गर्ल है, ये गोल्डन वजाइना है, ये गोल्ड डिगर है। अमीर प्रेमी हो या अमीर लड़के से शादी कर ले अगर कोई लड़की, तो आजकल उसे गोल्ड डिगर कह दिया जाता है। जबकि सबसे बड़े गोल्ड डिगर तो वे लड़के हैं जो बड़ा बड़ा मुंह खोलकर अपनी वाहियात डिमांड्स लड़की वालों के सामने रख देते हैं। वो माँ बाप हैं गोल्ड डिगर जो अपने ही लड़कों को पैदा करने के लिए पालने पोसने, पढ़ाने लिखाने और अफसर बनाने तक का सारा खर्चा लड़की वालों से वसूलना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं कि उन्हें ये पैसा कहाँ से आएगा। चोरी करो, डाका डालो, किडनी बेच दो, लेकिन इतना पैसा लाओ तो लड़की से ब्याह करेंगे। क्या कहेंगे ऐसे बिकाऊ लड़कों को जो खुद अपनी कीमत की बोली सरे बाजार लगाते हैं? और क्या कहेंगे ऐसे समाज को जो ऐसी खबरों की चर्चा भी नहीं करना चाहता? लड़कियों का मरना एक सामान्य सी घटना की तरह पचा लिया जाता है। ऐसे समाज को क्या कहेंगे? देवभूमि?
एक लड़की पाकिस्तान से भागकर आई, यहाँ सबकी प्रिय भाभी बन गई है। मीडिया वाले रोज उसे दिखाते हैं, आज उसने ये कहा, आज उसने करवा चौथ का व्रत रखा, आज ये आज वो। एक लड़की थी, कलेक्टर बन गई तो पति को छोड़ दिया। पूरा आसमान सोशल मीडिया के सिर पर जा गिरा। रोज तमाशा, पति ने पढ़ाया, दगाबाज औरत। लेकिन डॉक्टर शहाना जैसी तमाम लड़कियां जो दहेज हत्या, बलात्कार हत्या और न जाने किस किस किस्म के अपराध की शिकार होती हैं, उनके बारे में पिन ड्रॉप साइलेंस। आइए आधा सेकंड का मौन रखें और काम पर चलें। क्यों कमज़ोर पड़ जाती हैं डॉक्टर शहाना जैसी लड़कियां? क्यों पलट कर नहीं बोलती कि अपनी तशरीफ़ का टोकरा उठाइए और चलते बनिए मेरी ज़िंदगी से? कैसे इतनी भावुक और असहाय हो जाती हैं कि एक दुष्ट, एक मूर्ख उन्हें आत्महत्या पे मजबूर कर देता है? कौन उनकी ऐसी ट्रेनिंग करता है? आगे की बातें करें उससे पहले आज दक्षिण भारत से ही एक लोक कथा सुनाती हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा ये पूरा एपिसोड। एक बुढ़िया थी जो अपने पति के साथ एक लंबी जिंदगी काट चुकी थी। उनकी एक झोंपड़ी थी और वही उस बूढ़ी औरत की पूरी दुनिया थी। वो हमेशा चुप रही पूरी जिंदगी, जैसे पति ने रखा वैसे रही। जो सहना पड़ा वो सब सहा, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा। इसलिए शायद इतना लंबा साथ चला भी। एक दिन बुढ़िया काम करके बहुत थक गई और झोंपड़ी के अंदर खाट पर लेटते ही उसकी आंख लग गई। लेकिन जैसे हमारे साथ भी होता है ना, कभी कभी नींद में मुंह खुला रह जाता है। ऐसे ही नींद में गलती से बुढ़िया का मुंह खुला रह गया और उस खुले मुंह से उसने इतने साल तक जो बातें अपने भीतर दबा कर रखी थीं अचानक बाहर निकल गईं और यहाँ वहाँ उड़ने लगीं, पूरे गांव में फैल गईं। सब बातें बनाने लगे उन्हें सुन सुनकर। बूढ़े तक भी वो बातें पहुंची और उसके गुस्से का पारावार नहीं रहा। बातें उड़ती उड़ती जब वापस घर पहुंची तब तक झोपड़ी ढह चुकी थी। बुढ़िया को आखिर तक ये नहीं पता चला कि उससे अपराध क्या हुआ। वो जान ही नहीं पाई कि अनजाने में, नींद में बातें उसके दिल की कब्रगाह से निकल भागी। बेहद सिंबॉलिक है ये लोक कथा, जो बताती है कि औरत बोलेगी तो घर टूटेगा। इसलिए चुप औरतें सबको भली लगती हैं, मासूम लगती हैं। दुखी, उदास, ऊबी हुई औरतें सबको अच्छी लगती हैं। उन पर तरस खाकर दुनिया खुद को महान समझती है। लेकिन वही औरत जवाब देने लगे, सवाल करने लगे, सशक्त हो जाए तो बदचलन हो जाती है। सारी बुराइयां उसमें दिखाई देने लगती हैं। मर्दवादी दुनिया उसकी पावर और इंटेलिजेंस को हैंडल नहीं कर पाती, उस सच को हजम नहीं कर पाती जो आईने की तरह वो आपके सामने रख देती हैं। दोगली करतूतों को, झूठी मर्दानगी को और खोखले अहंकार को आईना दिखा देती हैं। आसान नहीं है मर्दवादी सिस्टम और राजनीति में औरतों का सोचना और सच बोलना। उनकी निडरता और कॉन्फिडेंस से डरता है समाज। देख लीजिए, महुआ मोइत्रा का होना संसद में इतना डराता था सत्ता पक्ष को कि पूरा दम लगा दिया गया, नियमों को ताक पर रख दिया गया उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए। 406 पन्ने की रिपोर्ट बनाई एथिक्स कमेटी ने उनके खिलाफ। 12 बजे पोर्टल पर रिपोर्ट डाली गई और 2 बजे कहा इस पर बहस कर लीजिए। ठीक कहा था अधीर रंजन चौधरी ने कि इसे पढ़ने के लिए अगर 3-4 दिन दे दिए ही जाते तो क्या आसमान टूट पड़ता, इतनी भी क्या जल्दबाजी थी। वैसे कहावत तो आपने सुनी होगी, आपने जल्दी का काम क्यों ना करते जल्दी। आंखों को खटक रही थी, चुप रही थी, किरकिरी बन रही थी महुआ मोइत्रा, क्योंकि वो उसी के बारे में सवाल पूछ रही थी जिसका नाम लेना भी गुनाह है। जिसका नाम राहुल गांधी ने लिया तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। न्याय होगा महुआ मोइत्रा के साथ भी। न्यायपालिका से रिलीफ मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये सब बस एक तरीका होता है शक्ति प्रदर्शन का, एहसास कराने का कि हम अपनी असल ताकत दिखाने पर उतर आएं, तानाशाही पर उतर आएं तो ये करेंगे। ऐसा लगा कि पहले से ही उन्हें संसद से निकालने का फैसला किया जा चुका था और उसके बाद ही उस फैसले को संसदीय प्रक्रिया का जामा पहनाने की कोशिश की गई। वो जामा भी फटा हुआ और सुराखदार है। नहीं तो महुआ को अपनी बात कहने का कोई मौका दिया गया होता, लेकिन उन्हें कोई अवसर नहीं दिया गया अपनी बात को स्पष्ट करने का। न कोई जांच हुई, न क्रॉस क्वेश्चनिंग होने दी गई, न उनके वकील को कोई मौका दिया गया। डराने के लिए, चुप कराने के लिए ड्यू प्रोसेस को धता बता दिया गया। ऐसे ही अपनी वाली की जाती है ताकि सब औकात याद रखें। लेकिन न राहुल डरे थे, न महुआ मोइत्रा डरने वालों में से हैं। संसद में तो उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया,
लेकिन उन्होंने पूरे विपक्ष की एकजुटता के साथ संसद से बाहर खड़े होकर जो बोला, सुन लीजिए उसे। बीच में बंगला में भी कुछ बोलती हैं, लेकिन नहीं समझ आए तो बस तेवर देखिए, उस तेवर में ही सारे भाव हैं और सारे अर्थ हैं। Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue. Let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. Ramesh Biduri stands up in parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye padwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. फैज़ की वो नज़्म हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, जब जुल्म व सितम के कोहें गरा, जुल्म सितम के पर्वत रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम देखेंगे। महुआ मोइत्रा ने ठीक यही कहा है, जिसका अर्थ था कि तुम लोग तो 70-75 के हो रहे हो, कब तक रहोगे? मैं 49 की हूँ और अभी कम से कम 30 साल और लड़ने की ताकत है मुझ में, कम से कम 30 साल, और ज़्यादा का पता नहीं, क्योंकि फासिज्म से लड़ने का जज्बा हो तो गिरीश कार्नाड जैसे शानदार लोग भी 80 की उम्र में ऑक्सीजन लगाए व्हील चेयर पर बैठे दलित और मुस्लिम लिंचिंग के खिलाफ नॉट इन माई नेम का प्लेकार्ड पकड़कर आपको डरा सकते हैं। महुआ जानती हैं कि अभी उन्हें और हरास किया जाएगा। एथिक्स कमेटी ने भी उनसे भद्दे सवाल पूछे थे, किसके साथ रात में बात करती हो टाइप। उनकी पुरानी लव लाइफ को दुनिया के आगे तमाशा बनाकर निकाल दिया गया, लेकिन महुआ मोइत्रा अलग मिट्टी की बनी है, उन्हें चुप कराना आसान नहीं है। आपको याद होगा कि उन्होंने अपनी संसद में इस टर्म की शुरुआत में ही पहला भाषण ही दिया था फांसीवाद के 7 लक्षणों पर, और फिर उसके बाद CAA, और फिर तमाम ऐसे ही भाषण वो देती रहीं, एकदम फायरी किस्म के भाषण। और फिर वो जो उन्होंने शेर पढ़ा था कि लेकिन पागल के हाथ में माचिस किसने दी। नैतिकता और मर्यादा की दुहाई देकर औरतों को चुप कराया जाना पेट्रियार्की का पुराना हथियार है, और कुछ स्त्रियों के मामले में ये एकदम भोंथरा सिद्ध हो चुका है, उन पर नहीं चलेगा। और वैसे संसद में नैतिकता और मर्यादा की ही बात है तो महिला सांसद को नगर वधू कहने वाले निशिकांत इसे भंग करने के लिए सबसे पहले सजा के अधिकारी हैं। और रमेश बिधूड़ी, जिन्होंने एक मुस्लिम विधायक को जाने क्या क्या तो गालियां दी संसद के भीतर स्पीकर के ठीक मुंह के सामने। नैतिकता, मर्यादा, इन सब शब्दों की व्याख्या हमेशा वो करता है जो पावर में होता है, वो नहीं जो सही होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता हाई कोर्ट के जज को यही बात समझाई कि लड़कियों के मामले में वो सिर्फ न्यायिक फैसला दें, नैतिकता और मर्यादा के उपदेश नहीं। आपको याद होगा अक्टूबर में कोलकाता हाई कोर्ट ने एक पॉक्सो मामले में एक गाइडलाइन ही जारी कर दी। कोर्ट ने कहा किशोरावस्था में लड़कियों का फर्ज है, उनकी ड्यूटी है कि अपनी देह की पवित्रता की सुरक्षा करें, अपनी डिग्निटी की सुरक्षा करें, अपने सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल करें और 2 मिनट के सुख के लिए गिव इन न करें, अपने आप को सौंप न दें, वरना समाज उन्हें ही लूजर समझेगा। और लड़कों को क्या कहा उन्होंने? लड़कों के लिए कहा कि उनका फर्ज है कि लड़कियों की इस ड्यूटी का सम्मान करें। हालांकि किशोरावस्था में सेक्स कोई अच्छी बात नहीं, ये निहायती नालायकपन है, लेकिन कंट्रोल का उपदेश सिर्फ एक को क्यों? और ये उपदेश देने के लिए भी अभिभावक हैं, स्कूल हैं, धर्मगुरु हैं और तरह तरह की संस्थाएं हैं। कोर्ट न्याय करने के लिए हैं, कुछ गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी तय करें और सजा दें। कोर्ट को इस उपदेशात्मक भाषा से बचना चाहिए, ये बायस्ड भाषा है, पितृसत्तात्मक है।
सुप्रीम कोर्ट लगातार औरतों के मामले में भाषा की सावधानी बरतने की बात कर रहा है इन दिनों, और कानूनी प्रक्रियाओं में जेंडर बायस से निपटने के लिए एक हैंडबुक भी जारी की है हाल ही में। लेकिन लड़कियों को खुद को कंट्रोल करने की नसीहतें देना और लड़कों को गाल पर बस हल्की सी प्यार की चपत मारने जैसी बात कह के आगे बढ़ जाना, यही तो वो रवैया है जो उन्हें एक दिन दानव बना देता है और फिर वो मुंह खोल के किसी भी तरह की डाउरी की डिमांड करते हैं या कोई भी अपराध औरतों के खिलाफ बड़े हक से करते हैं। आखिर में सबसे ज़रूरी बात जो मैं आज कहना चाहती हूँ कि पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़कियाँ अपने जीवन में किस तरह के स्टैंड लेती हैं, ये समाज की बाकी लड़कियाँ देखती हैं और सीखती हैं। आपके परिवार की लड़कियाँ सीखती हैं, आपके आस पड़ोस की लड़कियाँ सीखती हैं। आप वैक्यूम में नहीं जी रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण पद पर पहुंची हैं तो इस बात से बहुत फर्क पड़ेगा कि आप क्या बोलती हैं और क्या करती हैं। जब भी आप टूट जाएं, बिखर जाएं, जब लगे अब मैं अकेली पड़ गई हूं और जीवन का कोई सिरा मेरे हाथ नहीं आ रहा है, प्लीज़ दुनिया की हर उस लड़की के बारे में सोचिए जिसे ना पढ़ने का मौका मिला, ना अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का मौका मिला, जो आज भी दबी हुई हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, असहाय हैं। और फिर सोचिए आपका हारना, टूटना उसकी ज़िंदगी को किस तरह से अफेक्ट करेगा। जब हमारी छोटी सी दुनिया बिखरती है ना, बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब वो बसती है तो बहुत बड़ी होकर बसती है। रिश्तों में रेड फ्लैग्स को पहचानिए। पैसे का इतना भूखा दरिंदा जो प्रेम करते हुए पहचान में आ जाना चाहिए था, उसे आपने तब तक नहीं पहचाना कि जब तक उसने डाउरी की मांग नहीं कर दी इतनी बड़ी आपके सामने। अपनी गट फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए, मत नज़रअंदाज कीजिए। अगर आपको किसी लड़के के बारे में लग रहा है कि कुछ गलत है तो अपने ऊपर भरोसा कीजिए। हर जिंदगी कीमती है, आपकी भी। और देखते रहिए हमारे साथ TCH पर हर शो को, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है वही हमारा आधार है। हमारे सभी वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप लीजिए और हमारे साथ जुड़िए। बहुत शुक्रिया।